सबसे पहली हमारी डेफिनेशन है होमोमॉर्फिज्म। ये जो हमारा आज का टॉपिक है ये डेफिनेशन बेस्ड और रिज़ल्ट बेस है। मैंने कुछ जो है टॉपिक की एग्जांपल दी हैं और बाकी मैंने हर टॉपिक के रिलेटेड जर्नल फार्मूले लिखे हैं, क्योंकि हमारे पास हम लेक्चर बेस्ड तैयारी नहीं कर रहे। हम जो है ना एक पीपीएससी के थ्रू एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो तैयारी कर रहे हैं। इस वजह से हम डेफिनेशन, रिजल्ट्स, थ्योरम की स्टेटमेंट और इन चीज़ों को हम समझेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन है होमोमॉर्फिज्म की। असल में आज जो हमारा टॉपिक था वो था ऑटोमॉर्फिज्म। तो ऑटोमॉर्फिज्म को स्टार्ट करने से पहले जो है वो होमोमॉर्फिज्म और जो उसके रिलेटेड टर्म्स थी पहले मैंने उनको डिफ़ाइन किया है। तो सबसे पहले होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म के लिए दो ग्रुप्स का होना लाजिम है। उसके लिए दोनों ग्रुप्स जो है वो डिफरेंट हैं। एक हमारे पास है जी ग्रुप है और ये है अंडर मल्टीप्लिकेशन, और एक दूसरा है जी प्राइम और ये किसी और ऑपरेशन के तहत। इसको मैंने रिप्रेजेंट इस तरीके से किया है, बी टू ग्रुप्स, और एक मैपिंग है जो पहले ग्रुप से दूसरे ग्रुप की तरफ हमने डिफाइन की है। हम उसको उस वक्त जो है होमोमॉर्फिज्म करेंगे फ्रॉम जी टू जी डैश इफ़ फॉर एनी पेयर, कोई से हम पहले सेट के दो एलिमेंट लेंगे और उसके ऊपर वो जो मैपिंग है हम ऑपरेट करेंगे और जवाब जो है वो दूसरी मैपिंग में कंटेन करे। इस तरह की जो मैपिंग होगी उसे हम कहेंगे होमोमॉर्फिज्म। इसके रिलेटेड मैंने एग्जांपल्स वगैरह, जर्नल कंसेप्ट वगैरह, यानी ये कंडीशन जो भी मैपिंग फुलफिल करेगी उसे हम होमोमॉर्फिज्म कहेंगे। उसके बाद एपीमॉर्फिज्म हमारे पास डेफिनेशन है। ए होमोमॉर्फिज्म फाई जी टू जी डैश इज कॉल्ड एपीमॉर्फिज्म इफ फाई, वो जो हमारी मैपिंग है वो होमो के साथ क्या हो, सरजेक्टिव भी हो या ऑन टू भी हो। और उसके बाद हमारे पास है मोनोमॉर्फिज्म। एक ऐसी होमोमॉर्फिज्म यानी फाई जी टू जी डैश उस वक्त मोनोमॉर्फिज्म कहलाएगी अगर वो फाई जो है वो हमारे पास इंजेक्टिव हो, यानी वन वन भी हो। और नेक्स्ट हमारे पास है आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिक। ये रिज़ल्ट हम पीछे मैंने 2-4 बार इसको स्किप किया है, उनके रिज़ल्ट उसके साथ बन रहे थे लेकिन मैंने आइसोमॉर्फिज्म का टॉपिक नहीं पढ़ाया था, इस वजह से मैंने इसको वहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया था। तो अब मैंने जो है यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आइसोमॉर्फिज्म होती क्या है। आइसोमॉर्फिज्म के लिए सबसे पहले होमो का होना लाजिम है, और होमो के लिए हमारे पास ये कंडीशन है कि जो भी हमें मैपिंग देंगे हम उसके लिए ये कंडीशन फुलफिल करवाएंगे कि पहले सेट के पहले ग्रुप के दो एलिमेंट उस फंक्शन के तहत ऑपरेट करेंगे। अगर वो फंक्शन हर एक एलिमेंट पे अलग अलग ऑपरेट हो गया तो वो हमारे पास जो मैपिंग होगी वो होमोमॉर्फिज्म होगी। आइसोमॉर्फिज्म के लिए सबसे पहले होमोमॉर्फिज्म होना लाजिम है, और वो मैपिंग फाई जो जी टू जी डैश इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म इफ फाई इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव में ऑन टू और वन वन होगा, यानी कि अगर कोई भी हमारे पास मैपिंग जो है वो तीन कंडीशन को जो है वो फुलफिल करेगी। पहले हमारे पास है होमो होना चाहिए, दूसरा हमारे पास ऑन टू होना चाहिए, और तीसरा हमारे पास वन वन होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल करेंगी तो उस तरह की मैपिंग को हम कहेंगे आइसोमॉर्फिज्म। अब हमने जो है वो एग्जांपल लेके प्रूफ करना अगर होता तो मैं यहाँ पर दे देता। अभी आप इनकी जो है वो डेफिनेशन को ही याद करें कि होमो के लिए ये कंडीशन हो। जो एपीमॉर्फिज्म है उसके लिए जो है हमारे पास सरजेक्टिव होना, होमो का सरजेक्टिव होना लाजिम है। मोनोमॉर्फिज्म के लिए इंजेक्टिव का होना लाजिम है, और आइसोमॉर्फिज्म के लिए इंजेक्टिव भी हो और सरजेक्टिव भी हो प्लस होमो हो। तो इस तरह की मैपिंग को हम जो है आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। इसमें आप लोग सिर्फ डेफिनेशन को ही तैयार कर लें। बाकी जो पीपीएससी में हमारे पास आता है वो हमसे होमो को प्रूफ नहीं करवाता, वो हमसे होमो के बारे में जर्नल रिजल्ट्स पूछता है, वो मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखे हैं। अब होमो के लिए जो मेरे पास एप्लीकेशंस हैं
नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ZM टू ZN, ये हमारे पास एक मैपिंग होगी जो ZM से ZN की तरफ होगी। मिसाल आपको इस तरह दे दूं, Z6 टू Z8 हो सकती है, Z8 टू Z10 हो सकती है, Z10 टू Z20 हो सकती है। यानी इस तरह से हमारे पास कोई भी दो रेजिड्यू क्लासेस के दरमियान अगर हमारे पास नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म मालूम करना आएगा तो हम उसको कैसे मालूम करेंगे? उसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ZM टू ZN इज इक्वल टू, वो जो हमारे पास ZM टू ZN, M और N की जो GCD होगी उतना उसके दरमियान नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म होंगे। उसके रिलेटेड मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर दी है कि एक हमारे पास मैपिंग है फाई जो Z6 से Z12 की तरफ है। तो पेपर में इस तरह का सवाल आ सकता है कि Z6 से अगर Z12 की तरफ हमारे पास एक मैपिंग है, आप बताएं कि इसके अंदर नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितनी होंगी। अब ये नहीं पूछेगा कौन कौन सी होंगी, फिर सिर्फ यही पूछता है कि तादाद बताएं। तो तादाद के लिए 6 का और 12 का हम GCD लेंगे। तो 6 और 12 का जो GCD होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, वो 6 होता है। तो इसकी नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म 6 टू 12 हमारे पास वो तादाद उसकी 6 होगी। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर इसी तरह का Z6 टू Z12 ही आ जाता है या Z6 टू Z12 या Z12 टू Z6, जिस तरह का भी आ जाए, उसके दरमियान अगर हमसे पूछता है नंबर ऑफ एपीमॉर्फिज्म, आपने पीछे पढ़ा है एपीमॉर्फिज्म क्या था? एपीमॉर्फिज्म ये था कि वो होमो के साथ हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। अब हमारा ZM टू ZN की तरफ अगर हम चाहते हैं कि एपीमॉर्फिज्म मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम उसकी तादाद कैसे मालूम करेंगे? अगर ZM टू ZN है तो वो जो पहला हमारे पास, जी ये सवाल आया, मैं तो चाहता था सवाल हम एंड में कर लेते। इसके रिलेटेड मैंने आज जो MCQs बनाए हैं आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बनाया। मैंने सारे के हर तरह के रिज़ल्ट की मैंने MCQs बनाए हैं और डिफरेंट तरह की कैटेगरी के मैंने MCQs बनाए हैं। तो मैं इस सवाल का जवाब दे देता हूँ। अगर Z13 टू Z7 होगा तो ये 7 और 13 एक दूसरे के रिलेटिवली प्राइम है, इनका GCD कोई भी नहीं है, तो इसका नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म जो है वो 1 ही होगा। इसका मैंने एक रिज़ल्ट आगे लिखा भी है कि अगर वो रिलेटिवली प्राइम है, यानी कि ZM टू ZN, तो उसका देर इज़, एक मिनट में फिर भी देख तसल्ली कर लेता हूँ, फिर इसका बता देता हूँ। ये देर इज़ नो होमोमॉर्फिज्म ZM टू ZN इफ़ GCD, यानी कि अगर वो रिलेटिवली प्राइम होंगे तो उनका हमारे पास नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कोई भी नहीं होगी। जी आपको सवाल का जवाब मिल गया या नहीं मिला? जी अब हम मालूम कर रहे हैं कि एपीमॉर्फिज्म यानी ऑन टू हमारे पास कितनी एपीमॉर्फिज्म होंगी। उसके लिए अगर हमारा जो पहला सेट होगा ZM टू ZN, अगर वो पहला सेट अगर M से बड़ा या बराबर है तो फाई ऑफ N जो है उसके अंदर नंबर ऑफ एपीमॉर्फिज्म होंगी। अगर वो जो पहला सेट है उसका रेजिड्यू क्लास जो है अगर वो स्मॉलर है तो उसकी नंबर ऑफ एपीमॉर्फिज्म जो है वो 0 होंगी। अगर वो फाई ऑफ N हम कैसे निकालते हैं? अगर N कंपोजिट है तो उसको अलग अलग कर लेते हैं, अगर N जो है वो प्राइम है तो उसकी एक उसमें से कम कर देते हैं। ये हमने पहले ही इनको डिस्कस किया हुआ है कि फाई ऑफ N हम कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिया Z12 टू Z6। अब इसमें जो Z12, ये 12 जो है वो 6 से बड़ा है। अब हम क्या करेंगे, अगर इसकी नंबर ऑफ एपीमॉर्फिज्म मालूम करना चाहते हैं तो 12 का हम क्या निकालेंगे, ये सॉरी इसका क्या निकालेंगे, फाई ऑफ N। दूसरा जो हमारे पास N होगा उसकी फाई ऑफ N मालूम करेंगे। यहाँ Z6 की जो है वो फाई ऑफ N मालूम करेंगे। तो
6 का क्या होगा, 3 और 2 होगा, अलग अलग करेंगे। प्राइम है, प्राइम का इसको क्या कर लेंगे, एक एक कम कर देंगे, तो 2 1s are 2। इसमें अगर हमारे पास जो फंक्शन है या मैपिंग है Z12 टू Z16 है, तो एपीमॉर्फिज्म की जो तादाद होगी वो 2 होगी। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा, सर अगर इस तरह से आ जाए Z6 से Z12 होगा, तो हम 12 की जो है फाई ऑफ n निकालेंगे। 12 की जो फाई ऑफ n होगा वो हमारे पास 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। अब 2 की पावर 2 को जैसे फाई ऑफ n निकालते हैं वो निकालेंगे, और हमारे पास फाई ऑफ 3 निकालेंगे। आप इसको निकालने के बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा वो Z6 टू Z12 की नंबर ऑफ एपीमॉर्फिज्म होगी। यानी जो हमारे पास दूसरा ग्रुप होगा उसका जो n होगा, रेजिड्यू क्लास होगी 8 की या 9 की या 10 की या 12 की, बाद वाले सेट की हम फाई ऑफ n मालूम करेंगे। अगर देयर इज नो होमोमॉर्फिज्म फाई ZM टू Z एड अगर आ जाएगा, तो उसका अगर GCD हमारे पास 1 होगा तो उसकी कोई भी होमोमॉर्फिज्म नहीं होगी। मिसाल Z13 टू Z आपने बताया था शायद 7, तो उसकी हमारे पास होमोमॉर्फिज्म कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म अगर फाई जो है वो Z टू Z है, तो उसमें होमोमॉर्फिज्म की जो तादाद है वो इन्फिनिट होगी। हम कई तरह की जो है वो मैपिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फाई अगर पहला सेट इंटीजर है और दूसरा ZM है, Z2 Z3 Z4 इस तरह से पहला Z होना चाहिए और दूसरा जो है वो ZM की फॉर्म में होगा, तो उसमें नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या निकालेंगे, टा ऑफ n, यानी डिवाइजर्स ऑफ n। तो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फाई, मैंने यहाँ एग्जांपल लिया Z टू Z6, तो यहाँ पे जो 6 है इसके टा ऑफ 6 निकालेंगे। तो उसका तरीकाकार ये था कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, हर एक को अलग अलग, जो 2 की पावर होगी या 3 की पावर होगी उसमें हम क्या कर देंगे, एक एक ऐड कर देंगे। यानी p की पावर अल्फ़ा 1 प्लस p की पावर अल्फ़ा 2, जो इनकी अल्फाज थे उनमें एक प्लस करके हमने उनको मल्टीप्लाई किया था। तो इनमें हम नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म जो है अगर हमारे इस तरह से आ जाएगा, Z टू ZM किसी फॉर्म में होगा, उसकी तादाद हम मालूम करेंगे, तो टा ऑफ m की फॉर्म में हम उसको फार्मूला ऑपरेट करेंगे और तादाद मालूम कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है एंडोमॉर्फिज्म की। फॉर ए ग्रुप G ए होमोमॉर्फिज्म, सबसे पहले होमो होना चाहिए, और होमो के लिए वो जो दोनों सेट हैं, अब यहाँ पर एंडोमॉर्फिज्म में जो सेट है वो सेम है। अगर सेट जो है वो डिफरेंट होगा तो उसे कहते हैं हम होमोमॉर्फिज्म, और अगर वही की वही होमोमॉर्फिज्म चेक करते हैं सेम सेट के ऊपर, G टू G करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, एंडोमॉर्फिज्म कहलाती है। अगर हमारी मैपिंग जो है वो G टू G प्राइम है, यानी दोनों जो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट हैं, डिफरेंट ऑपरेशन के हैं, और उनके दरमियान हम होमो देखते हैं, मतलब वो मैपिंग डिज़ाइन करते हैं, वो होमो कहलाती है। अगर वही होमो सेम ग्रुप के ऊपर डिफाइन करते हैं तो उसका नाम है एंडोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट जो है कर्नल ऑफ ए ग्रुप, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये MCQs आया होता है कि ग्रुप का जो कर्नल होता है कैसे मालूम करते हैं, और उसके बाद उसकी डेफिनेशन लिखी होती है और हमसे पूछा जाता है ये किसकी डेफिनेशन है। कर्नल को हम डिफाइन करते हैं सबसे पहले, लेट G एंड G डैश बी 2 ग्रुप्स, कोई हमारे पास जो है वो 2 ग्रुप्स हैं और उनके दरमियान हम मैपिंग डिज़ाइन कर रहे हैं, लेट फाई G टू G डैश बी होमोमॉर्फिज्म। कर्नल ऑफ G मालूम करने के लिए वो हमारे पास मैपिंग का होमोमॉर्फिज्म होना लाजिम है। द कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, उस होमोमॉर्फिज्म का जो कर्नल है हम डिनोट करते हैं K ऑफ फाई एंड डिफाइंड एज
कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू एक्स बिलोंग टू जी। ये जो आपने देखा ना, एक हमारे पास जी ग्रुप है और एक हमारे पास जी डैश है। हम क्या कर रहे हैं, एक एलिमेंट ले रहे हैं जी से, यानी पहले ग्रुप से हम एक एलिमेंट लेंगे, उसके ऊपर वो जो मैपिंग हमने ली थी फाई या अल्फ़ा या टा, जो भी आप लेना चाहें, फाई हमने ली, उधर से एक्स का जो एलिमेंट हम ले रहे हैं उसको हम ऑपरेट करेंगे। अगर दूसरे ग्रुप की आइडेंटिटी के साथ मैप करता है, यानी जवाब दूसरे ग्रुप की आइडेंटिटी आता है, वो जी के वो तमाम एलिमेंट कर्नल ऑफ फाई में आएंगे। इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। कर्नल ऑफ फाई एक ऐसा सब ग्रुप होता है, उसके अंदर ऐसे एलिमेंट पहले ग्रुप के आते हैं जो दूसरे ग्रुप के आइडेंटिटी को मैप करते हैं, या अगर पहले ग्रुप के वो एलिमेंट उस पर फाई ऑपरेट करें, दूसरे ग्रुप की आइडेंटिटी आए, तो वो एलिमेंट जिस पर फाई आइडेंटिटी देता है वो एलिमेंट कर्नल ऑफ फाई में आएंगे। वेयर ई प्राइम इज द आइडेंटिटी ऑफ जी प्राइम, जो हमारी आइडेंटिटी आती है वो दूसरे ग्रुप की ही होगी। अब रिमार्क है, कर्नल ऑफ ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, क्योंकि जो कर्नल में एलिमेंट आते हैं वो हमारे पास पहले ग्रुप के जो है एलिमेंट होते हैं, तो इस वजह से कर्नल ऑफ जो ग्रुप होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा उसी पहले ग्रुप का। एक होता है इमेज ऑफ ए ग्रुप। इमेज ऑफ ए ग्रुप का मतलब होता है कि अगर हम पहले एलिमेंट ऑपरेट करें और जो दूसरे ग्रुप के जो एलिमेंट बनते हैं वो कहलाते हैं इमेज ऑफ जी। इमेज ऑफ जी का मतलब होता है दूसरे जो जी डैश होगा या जी प्राइम होगा उसके एलिमेंट होंगे, और वो जो सब ग्रुप होता है वो जी डैश का होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है वो जो तीन हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम है, उनकी मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी है ताकि आप इसको लिख लें और याद कर लें। स्टेटमेंट आ सकती है पेपर में, स्टेटमेंट लिखी होगी और पूछा जा सकता है ये किसकी स्टेटमेंट है। तो पहला फंडामेंटल थ्योरम है होमोमॉर्फिज्म का। लेट फाई जो है जी टू जी डैश, ये होमोमॉर्फिज्म का भी कहते हैं और आइसोमॉर्फिज्म का भी कहते हैं, कंफ्यूज ना हो जाइएगा। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म या होमोमॉर्फिज्म, लेट जी टू जी डैश बी एन एपीमॉर्फिज्म, यानी हमारे पास जो मैपिंग है वो एपीमॉर्फिज्म, यानी एक हमारे पास होमो है और दूसरा ऑन टू है। देन जी ओवर कर्नल ऑफ फाई, अब ये जी है ऊपर, कर्नल ऑफ फाई का मतलब पता है, जो कोशेंट में जो ग्रुप होता है, सब ग्रुप होता है, वो नॉर्मल होता है। अभी हमने ये स्टेटमेंट पढ़ के बैठे हैं कि जो कर्नल ऑफ ग्रुप होता है वो नॉर्मल होता है। अब आपने देख लें कि जी ओवर कर्नल ऑफ फाई वो दूसरे ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होते हैं। अगर हम आइसोमॉर्फिक, अगर मैं दूसरे आसान लफ्ज़ों में ये बात करूं कि आइसोमॉर्फिज्म में या आइसोमॉर्फिक में मतलब समझ लीजिए, पहली जो अहम बात होती है उनका ऑर्डर सेम होता है। उनके हर एलिमेंट चाहे वो स्ट्रक्चर वो उस लिहाज से डिफरेंट हो, लेकिन उनके जो ऑर्डर, हर एलिमेंट का ऑर्डर, पहले ग्रुप का ऑर्डर यानी जी ओवर कर्नल ऑफ फाई के जो एलिमेंट का ऑर्डर होगा और जो जी डैश में जो एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा, यानी स्ट्रक्चरली ये सेम होते हैं। इस तरह से जी ओवर कर्नल ऑफ फाई आइसोमॉर्फिक होगा दूसरे ग्रुप के, लेकिन जो दूसरा ग्रुप ये जो हमारे पास मैपिंग होगी वो एपीमॉर्फिज्म होना लाजिम है। ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है ये फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म है। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म ये है कि जी हमारे पास कोई एक ग्रुप है और एच जो है उसका सब ग्रुप है। ये कंडीशन याद रखते आइएगा, वहाँ पर एच और के जो है वो सब ग्रुप या नॉर्मल सब ग्रुप या जी वो अपनी तरफ से वो उनके नाम भी दे सकता है, वहाँ कंफ्यूज ना होइएगा। जी हमारे पास कोई ग्रुप है, एच उसका सिर्फ सब ग्रुप है, एंड के बी द नॉर्मल सब ग्रुप। अब जी ग्रुप है, एच उसका एक सब ग्रुप है, के उसका नॉर्मल है, एक सब ग्रुप और एक नॉर्मल सब ग्रुप। देन एच इंटरसेक्शन के, अब देखें इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आते हैं जो दोनों के कॉमन होते हैं, तो वो नॉर्मल होगा एच में। देखो अगर एच में नॉर्मल है तो के में भी नॉर्मल होगा, ये बात याद रखिएगा।
एच इंटरसेक्शन के इज़ नॉर्मल इन एच। यहाँ पर मैं बात ये रिलेट कर रहा हूँ कि वो जो सब ग्रुप होगा ना, हम यहाँ जो कंडीशन लिखेंगे वो उस सब ग्रुप के तहत नॉर्मल कहेंगे। एच इंटरसेक्शन के इज़ नॉर्मल इन एच, लेकिन के में भी वो नॉर्मल होगा क्योंकि वही एलिमेंट आएंगे जो हमारे पास के में भी होंगे। नेक्स्ट, एच के यानी सब ग्रुप को और नॉर्मल सब ग्रुप को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सिर्फ सब ग्रुप बनता है, नॉर्मल सब ग्रुप नहीं बनता। लेकिन अगर हम पीछे थोड़ा सा मूव करें तो हमारे पास ये था कि अगर हमारे पास दो सब ग्रुप नॉर्मल हैं तो उनका प्रोडक्ट भी नॉर्मल होगा, लेकिन यहाँ पर एक सब ग्रुप और एक नॉर्मल सब ग्रुप का जो प्रोडक्ट होगा वो उस ग्रुप में सिर्फ सब ग्रुप होगा। और हमारे पास जो थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि एच ओवर एच इंटरसेक्शन के, आपने देखा था कि एच जो है वो सब ग्रुप है, एच ओवर एच इंटरसेक्शन के एच में नॉर्मल है, ये क्वोशंट ग्रुप बन गया। और एच के जो है वो हमारे पास सब ग्रुप है जी का, जैसे एच सब ग्रुप जी का था, जैसे एच सब ग्रुप जी का एच के भी सब ग्रुप जी का है। के हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप था जी का, तो एच ओवर एच इंटरसेक्शन आइसोमॉर्फिक होगा एच के ओवर एच, यानी कि के क्या होगा, आइसोमॉर्फिक होगा। ये सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म है। इसकी कंडीशन वगैरह मुख्तलिफ, मैं एमसीक्यूज़ में मैं सेम नाम नहीं दूंगा, मैं एक्स वाई जेड मुख्तलिफ तरह के एक्स को ग्रुप कह दूंगा, वाई और जेड को जो है वो सब ग्रुप कह के आपको कंडीशन याद होनी लाजिम है। मैं नाम चेंज करके जो है आप लोगों को एमसीक्यूज़ दे सकता हूँ। नेक्स्ट, थर्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म या होमोमॉर्फिज्म ये है कि हमारे पास दो सब ग्रुप हैं नॉर्मल, और यहाँ पर देखें एक नॉर्मल सब ग्रुप दूसरे सब ग्रुप में कंटेन कर रहा है। सिर्फ ये जो सिंबल है कंटेन का है, ये सिंबल सब ग्रुप का भी नहीं है और ये सिंबल जो है नॉर्मल सब ग्रुप का भी नहीं है, वो और तरह के सिंबल होते हैं। देन जी ओवर एच, आपने देखा सबसे जो छोटा सब ग्रुप है वो एच है, जी ओवर एच का कोशेंट और के ओवर एच, क्योंकि अब देखें ये हमारे पास अगर एच जो है वो नॉर्मल है जी में और एच जो है वो के अंदर कंटेन भी कर रहा है, एच नॉर्मल सब ग्रुप भी, के जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप जी का भी है और एच के में कंटेन भी कर रहा है, बराबर भी हो सकता है, तो एच भी नॉर्मल होगा के में। तो जी ओवर एच का कोशेंट ओवर के ओवर एच का जो कोशेंट होगा वो आइसोमॉर्फिक होगा जी बाई, यानी जी ओवर के क्या होगा, बराबर होगा जो बड़ा हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ये हमारे पास थर्ड, ये इंपॉर्टेंट ही है यही वाला, अक्सर यही पीपीएससी के एग्ज़ाम में आया होता है कि स्टेटमेंट लिखी होती है और नाम पूछे जाए कौन सा फंडामेंटल थ्योरम है। नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक था वो हमारा स्टार्ट ये होता है ऑटोमॉर्फिज्म। ए मैपिंग फाई जी टू जी is said to be automorphism if phi is bijective और phi is homomorphism। देखें अगर यही हमारा जो मैपिंग है जी टू जी डैश होती और कंडीशन यही होती तो वो बन जाता हमारे पास आइसोमॉर्फिक या आइसोमॉर्फिज्म। अगर वो सेम ग्रुप के ऊपर मैपिंग होगी और यही कंडीशन फुलफिल करेगी तो उसे हम कहते हैं ऑटोमॉर्फिज्म। अब ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप क्या है? The set of all automorphism on a group G is called, यानी उस ग्रुप के ऊपर जितनी भी ऑटोमॉर्फिज्म हम डिफाइन कर सकते हैं, मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं, उसको उस ग्रुप का नाम क्या होगा? ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप कहलाएगा। ऑटोमॉर्फिज्म की जो है हमारे पास दो टाइप होती हैं, एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म और एक आउटर ऑटोमॉर्फिज्म। अब हमारे पास इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या है? लेट ए बी ए फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ जी। अब देख लें इनर ऑटोमॉर्फिज्म को मैं डिफाइन कर रहा हूं, कोई एक एलिमेंट हम जी का फिक्स करेंगे और उस एलिमेंट को फिक्स करके जी टू जी डैश हम इस तरह से ऑपरेट करेंगे कि उस फिक्स वाले एलिमेंट को जी के हर एलिमेंट के साथ
हम उस एलिमेंट को और उसका इन्वर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह की मैपिंग जितनी भी हम डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह की मैपिंग को हम इनर ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं। और एनी अदर ऑटोमॉर्फिज्म अगर वो एग्जिस्ट करती है तो वो क्या हमारे पास होगी, आउटर ऑटोमॉर्फिज्म होगी। इसमें इनर ऑटोमॉर्फिज्म को दोबारा समझाता हूँ कि हम उस ग्रुप का एक एलिमेंट फिक्स करेंगे, उसके ऊपर मैपिंग डिफाइन इस तरह से करेंगे कि जी के तमाम एलिमेंट के ऊपर वो एलिमेंट और उसका इन्वर्स, उस एलिमेंट को लेफ्ट पे उसके इन्वर्स को राइट पे, उस मैपिंग के तहत हम मल्टीप्लाई करेंगे। और इस तरह की जितनी भी मैपिंग हम डिफाइन कर सकते हैं किसी भी ग्रुप के ऊपर, वो मैपिंग हमारे पास जो ऑटोमॉर्फिज्म होगी वो इनर ऑटोमॉर्फिज्म होगी। अब ये मीटिंग एक आध मिनट के अंदर एंड हो जाएगी। हम नेक्स्ट जो मीटिंग है उसमें इनर ऑटोमॉर्फिज्म निकालना, मैंने एग्जांपल काफ़ी सारी मैंने एग्जांपल्स दी हैं इनर ऑटोमॉर्फिज्म निकालते कैसे हैं। और वो उसके बाद मैंने इनर, आउटर और ऑटोमॉर्फिज्म की जर्नल फार्मूले मैंने लिखे हैं कि हमें ये सारी निकालते ना बैठे रहें। जो भी हमारे पास ग्रुप दिया हो हम 1 या 30 सेकंड के अंदर हम उसके इनर ऑटोमॉर्फिज्म की जो तादाद है वो मालूम कर सके, क्योंकि पेपर में वो सिर्फ तादाद पूछता है। इसके अलावा 3 एग्जांपल और भी थी, मैंने उनको यहाँ पर नहीं लिखा, उनको मैंने जर्नल उनकी रिप्रेजेंटेशन लिखी है, मैंने जो है और एग्जांपल लिखी हैं। देखें, ऑल दी ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ S3 आर इनर ऑटोमॉर्फिज्म, और उसकी मैंने एक जो है इनर ऑटोमॉर्फिज्म जो है वो मालूम की है। अब मैंने इस S3 के एक एलिमेंट को फिक्स किया है, ए हो गया वो, इस ए को मैंने फिक्स किया। अब जब ए को मैंने, अब ए के लिहाज से जो मैंने मैपिंग डिफाइन इस तरह करनी है कि मैंने जी यानी इस S3 के जो है एलिमेंट लेने हैं और इस ए को उसके लेफ़्ट पे और उसके इन्वर्स को राइट पे मैंने मल्टीप्लाई करना है। अगर वो उसके तमाम एलिमेंट जनरेट हो जाते हैं तो वो उसकी इनर ऑटोमॉर्फिज्म कहलाएगी। तो मैंने ए को फिक्स किया और फिर इस S3 के तमाम एलिमेंट को मैंने उसके साथ मल्टीप्लाई किया। देखें, ए को फिक्स किया, ई लिया, अब इस ई के साथ ए को लेफ्ट पे और ए के इन्वर्स को राइट पे मैंने मल्टीप्लाई किया। हमें पता है S3 में जो अब ई ख़त्म हो जाएगा, ए और ए इन्वर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा, ये एलिमेंट आ गया। ए को और ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई किया, दोनों आइडेंटिटी दे देंगे और ये ए आ जाएगा। इसी तरह मैंने इनको मल्टीप्लाई करता गया हूँ। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये ए स्क्वायर बी कैसे आया। अब मैं बी के साथ जो है ये ए ऑपरेट कर रहा हूँ, ए को इस बी के लेफ़्ट पे और ए के इन्वर्स को बी की राइट पे मैंने मल्टीप्लाई किया है। जो ए का इन्वर्स होता है S3 के लिहाज से वो हमारे पास क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। और जब ए और बी ए स्क्वायर बनेगा, बी ए स्क्वायर की जो कीमत होती है वो ए बी होती है S3 के लिहाज से। ए बी और साथ ए पहले से ठहरा हुआ है वो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बी बन जाएगा। जब ए के साथ मैंने ए बी एलिमेंट उस S3 का लिया तो मेरे पास आंसर